हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट्स, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको 30 प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे और इन 30 प्रश्नों के माध्यम से चाहो तो आप अपना आकलन भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और अंत में जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल आपके लिए रहा और कितने मार्क्स आपको आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हिंदी में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंगा का उच्चारण स्थान होता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि इंगा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धन्य, कंठोष्ठ, नासिक या कंठ तालव्य। तो इंगा का उच्चारण स्थान होता है हमारा नासिक से, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और जिन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिक से होता है, नासिका से होता है, उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो वहाँ वर्ण हो जाएंगे हमारे इंगा, य, न और ना, मा। इंगा, य, ना, मा, है ना, नणम जिसे बोल सकते हैं हम। और इनको पंचमा अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो चार गज मलमल में विशेषण हो जाएगा हमारा परिमाण बोधक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और परिमाण बोधक विशेषण होते क्या है, तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं, उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समास का विलोम क्या है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि समास का विलोम क्या है। समस्या, सामासिक, व्यास या साहसिक। तो समास का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा व्यास, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य का तत्सम रूप क्या है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि शून्य का तत्सम रूप क्या है। सुना, सन्न, सुन या शून्य। तो शून्य का तत्सम रूप हो जाएगा हमारा शून्य, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। और तत्सम शब्द होते क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो जो हमारा तत्सम शब्द है वह संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। वहाँ शब्द कौन कौन से है? तत्, धन, सम बराबर क्या हो जाएगा? तत्सम। तो इसमें तत् का अर्थ होता है उसके, तथा सम का अर्थ होता है समान अर्थ। समान अर्थ यानी जो का त्यों, मतलब संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में जो का त्यों होता है तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है। कष्टदायक होना, धोखा देना, अप्रिय लगना या बहुत प्रिय होना। तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ हो जाएगा हमारा अप्रिय लगना, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम खूब पढ़ो और कुल का नाम रोशन करो वाक्य है। जी हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि तुम खूब पढ़ो और कुल का नाम रोशन करो। यहाँ किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या स्नेहवाचक वाक्य। तो तुम खूब पढ़ो और कुल का नाम रोशन करो, यहाँ वाक्य हो जाएगा हमारा इच्छावाचक वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर आ हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, है ना। जैसे कि ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, तुम खूब पढ़ो और कुल का नाम रोशन करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं आपके घर मंगलवार के दिन आऊँगी वाक्य में अशुद्धि है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि मैं आपके घर मंगलवार के दिन आऊँगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। विशेषण संबंधी अशुद्धि, संज्ञा संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि या क्रिया संबंधी अशुद्धि। तो मैं आपके घर मंगलवार के दिन आऊँगी वाक्य में अशुद्धि हो जाएगी हमारी संज्ञा संबंधी अशुद्धि, यानी ऑप्शन नंबर बा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फा वर्ण का उच्चारण स्थान है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि फा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। मूर्धा, ओष्ठ, तालु या दंतोष्ठ। तो फा का उच्चारण स्थान हो जाएगा हमारा ओष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर बा हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय दोनों होठों में श्वास का अवरोध होता है। क्या होता है? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय दोनों होठों से श्वास का अवरोध उत्पन्न होता है वे ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। और ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से हमारे? पा, फा, बा, भा और मा, ये सभी क्या ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, अतः ऑप्शन नंबर बा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनजाने शब्द में समास है। जी हाँ, आपको बताना है कि अनजाने शब्द में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो अनजाने शब्द में समास हो जाएगा हमारा
अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर आ हमारा आंसर हो जाएगा। और अव्ययी भाव समास का प्रथम पद हमारा कैसा होता है? प्रधान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली आती है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बुंदेली भाषा के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो छत्तीसगढ़ी बोली आती है हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत और कौन कौन सी बोलियाँ आती है, इनके बारे में भी हम थोड़ा जानते हैं। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती है। कितनी आती है? 3 बोलियाँ आती है। कौन कौन सी? अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। अतः जो छत्तीसगढ़ी बोली हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और इसका उद्भव कहाँ से हुआ? तो इसका उद्भव हुआ अर्धमागधी के अपभ्रंश से, है ना। और यहाँ रायगढ़, खेरगढ़, कोरबा और बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर के आसपास के क्षेत्र में यहाँ बोली जाती है। अतः ऑप्शन नंबर बा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का आशय है। जी हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आंख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का आशय क्या है? लाचार धनवान, धनवान किंतु मूर्ख, धनवान अंधा, अंधा किंतु धनवान। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा धनवान किंतु मूर्ख। आंख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का राइट आंसर क्या होगा हमारा? धनवान तो है लेकिन वह मूर्ख है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? शैल, नग, अचल या महोदर। तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा हमारा महोदर, यानी ऑप्शन नंबर द हमारा आंसर हो जाएगा। और पहाड़ के जो पर्यायवाची शब्द है उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि पहाड़ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? गिरि, अद्री, पर्वत, भूधर, महीधर, अचल, शैल, नग और धरणीधर। ये सभी क्या है? पहाड़ के पर्यायवाची शब्द है। और महोदर शब्द पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? महोदर, यानी ऑप्शन नंबर द हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौमित्र शब्द उदाहरण है। जी हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सौमित्र शब्द किसका उदाहरण है? कर्तवाचक प्रत्यय का, आपत्तिवाचक प्रत्यय का, उन्तावाचक प्रत्यय का या गुणवाचक प्रत्यय का। तो सौमित्र शब्द उदाहरण हो जाएगा हमारा आपत्तिवाचक प्रत्यय का, यानी ऑप्शन नंबर बा हमारा आंसर हो जाएगा। अब प्रत्यय के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। उनमें से एक भेद इसका होता है आपत्तिवाचक तद्धित प्रत्यय, है ना। इन प्रत्ययों से अपत्य अर्थात संतान या वंश में उत्पन्न हुए व्यक्ति का बोध होता है। किससे? जो हमारा अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय है, इस प्रत्यय से संतान या वंश से उत्पन्न हुए व्यक्ति का बोध होता है, जैसे सौमित्र, पांडव, मारुति, पार्थ, भार्गव आदि। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा अपत्यवाचक प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास हिंदी साहित्य के किस कालखंड से संबंधित है? जी हाँ, आपको बताना है कबीरदास हिंदी साहित्य के किस कालखंड से संबंधित है? पूर्व मध्यकाल, भारतेंदु युग, छायावादोत्तर काल या उत्तर आधुनिक काल। तो कबीरदास जी हमारी हिंदी साहित्य के कौन से कालखंड से संबंधित है? तो पूर्व मध्यकाल से, यानी ऑप्शन नंबर आ हमारा आंसर हो जाएगा। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल कालखंड से संबंधित है तथा 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवियों में कबीर का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक रहे हैं। अतः ऑप्शन नंबर आ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती है, मुझको घर जाना है, वहाँ रोज गुनगुने गर्म पानी से नहाता है, यहाँ मत लिखो। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ मत लिखो, ऑप्शन नंबर द हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द हमारे अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती है, इसके स्थान पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। इसी प्रकार ठीक उसी प्रकार मुझको घर जाना है, इसका राइट आंसर मतलब शुद्ध रूप हो जाएगा हमारा मुझे घर जाना है। और यहाँ मत लिखो, यहाँ वाक्य हमारा पूर्णतः शुद्ध वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में अशुद्ध शब्द है। जी हाँ, आपको बताना है कि निम्नांकित में अशुद्ध शब्द कौन सा है। पूजनीय, उपरोक्त, सौंदर्यता या उक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर द हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो तीनों शब्द है हमारे पूजनीय, उपरोक्त, सौंदर्यता, ये सभी शब्द अशुद्ध यहाँ पर लिखे गए हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नांकित में विदेशी शब्द है। जी हाँ, यहाँ पे आपको इनमें से बताना है कि इनमें से विदेशी शब्द कौन से हैं। कमरा, पिस्तौल, औरत या उक्त सभी। तो ये सभी शब्द हमारे कौन से शब्द हो जाएंगे, विदेशी शब्द हो जाएंगे, क्योंकि कमरा और पिस्तौल हमारा कहाँ से आया है, पुर्तगाल से आया है, पुर्तगाली भाषा से आया है। बाकी औरत शब्द हमारा औरत शब्द अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए सभी शब्द हमारे कैसे हो जाएंगे, विदेशी शब्द हो जाएंगे। इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर द होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही शब्द रूप है। जी हाँ, आपको बताना है निम्नलिखित में सही शब्द रूप कौन सा है। धरणी, अवनी, अंजलि या उक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उक्त सभी। ये तीनों शब्द हमारे क्या हो जाएंगे, सही शब्द रूप होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में विराम चिन्ह नहीं है। जी हाँ, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता। उपयोगिता बोधक चिन्ह, समाप्ति बोधक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह या हंस पद चिन्ह। तो जो विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता वो हमारा हो जाएगा उपयोगिता बोधक चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द कोटि का आशय नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो अनेकार्थी अनेक अर्थ देने वाला शब्द कोटि है उसका आशय किससे नहीं है। धनुष की नोक, करोड़, आशीर्वाद या वर्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आशीर्वाद। आशीर्वाद से कोटि का आशय नहीं है, बाकी धनुष की नोक, करोड़, वर्ग ये सभी इसके अनेक अर्थ हैं कोटि के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, औ का उच्चारण स्थान है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि औ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। मूर्धा से, कंठोष्ठ से, तालु से या कंठ से। तो औ का उच्चारण होता है हमारा कंठोष्ठ से, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से औ का उच्चारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीरज का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे आपको नीरज का पर्यायवाची नहीं है, वहाँ आपको बताना है वारिज, जलज, जलद या सरोज। तो नीरज का पर्यायवाची नहीं होगा हमारा जलद, यानी ऑप्शन नंबर सा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जलद अपना बादल का पर्यायवाची होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी शब्द उदाहरण है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि पहाड़ी शब्द किसका उदाहरण है। कर्तवाचक प्रत्यय का, आपत्तिवाचक प्रत्यय का, ऊनतावाचक प्रत्यय का या गुणवाचक प्रत्यय का। तो पहाड़ी शब्द उदाहरण हो जाएगा हमारा ऊनतावाचक प्रत्यय का। ऑप्शन नंबर सा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रत्यय जो लघुता का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें ऊनतावाचक प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कालू प्लस आ कलुआ, पहाड़ प्लस ई पहाड़ी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पानी बरसा तो फसल अच्छी होगी वाक्य है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि यदि पानी बरसा तो फसल अच्छी होगी, यहाँ किस प्रकार का वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य। तो यदि पानी बरसा तो फसल अच्छी होगी, यहाँ वाक्य हो जाएगा हमारा संकेतवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर सा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संकेत या इशारे का बोध होता है वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, ऐसे ही यदि पानी बरसा तो फसल अच्छी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रधर पद में समास है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि चक्रधर पद में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो चक्रधर पद में समास हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा बहुब्रीहि समास है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, क्या होता है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला है जो, यानी भगवान कृष्ण या फिर विष्णु, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भारत के आगामी कर्णधार है, वाक्य में अशुद्धि है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि ये भारत के आगामी कर्णधार है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। विशेषण संबंधी अशुद्धि, संज्ञा संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि या क्रिया संबंधी अशुद्धि। तो ये भारत के आगामी कर्णधार है, इस वाक्य में अशुद्धि हो जाएगी हमारी विशेषण संबंधी अशुद्धि, यानी ऑप्शन नंबर आ हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा हमारा, ये भारत के भावी कर्णधार है, ना कि ये भारत के आगामी कर्णधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का आशय है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि आसमान सर पर उठाना मुहावरे का क्या आशय है। उधम करना, बहुत शोर करना, कोलाहल मचाना या उक्त सभी। तो आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का आशय हो जाएगा हमारा उक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर द हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उधम करना, बहुत शोर मचाना, कोलाहल मचाना, ये सभी आसमान सिर पर उठाना मुहावरे से आशय रखते हैं। आसमान सिर पर उठाना अर्थात उपद्रव मचाना। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया।
इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा उक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली बोली आती है। जी हाँ, आपको बताना है कि गढ़वाली बोली किसके अंतर्गत आती है। हिमाचली हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो गढ़वाली बोली आती है हमारी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर सा हमारा आंसर हो जाएगा। और पहाड़ी हिंदी की जो बोलियां हैं उनके कितने भाग हैं, इनके दो भाग हैं ना, पश्चिमी पहाड़ी तथा मध्यवर्ती पहाड़ी। अब पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत जौनसार, शिमला, सिरमौर, चंबा व मंडी के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ बोली बोली जाती है, जबकि जो मध्यवर्ती पहाड़ी है या गढ़वाल, कुमाऊं आदि क्षेत्र में बोली जाती है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, गढ़वाली बोली पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। वहाँ अनेकों लोग उपस्थित थे, मकान की बाई ओर सड़क है, उनकी माताजी दिल्ली में रहती है, मैं 3 भाई हूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उनकी माताजी दिल्ली में रहती है, यानी ऑप्शन नंबर सा हमारा आंसर हो जाएगा। ये चारों वाक्यों में से जो हमारा शुद्ध वाक्य है वहाँ कौन सा है, ऑप्शन नंबर सा, उनकी माताजी दिल्ली में रहती है। बाकी तीनों वाक्य हमारे अशुद्ध हो जाएंगे। और इनका शुद्ध रूप अगर हम देखेंगे तो वहाँ अनेकों लोग उपस्थित थे, इसका शुद्ध हो जाएगा वहाँ अनेक लोग उपस्थित थे। और मकान की बाई ओर सड़क है, इसका शुद्ध हो जाएगा मकान की बाई ओर सड़क है, यानी जो और है इसमें डबल मात्रा नहीं आएगी, सिंगल मात्रा यहाँ पर आएगी। उनकी माताजी दिल्ली में रहती है, शुद्ध वाक्य हमारा। मैं 3 भाई हूँ, यहाँ अशुद्ध है और इसका शुद्ध हो जाएगा हम 3 भाई हैं। तो इसमें से शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, जीभ, कार्य, पक्षी या दस्त। तो इनमें से तद्भव शब्द हो जाएगा हमारा जीभ, यानी ऑप्शन नंबर आ हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी कार्य, पक्षी और दस्त ये सभी हमारे तत्सम शब्द है। अब कार्य का हम तद्भव अगर रूप देखें तो क्या हो जाएगा, काज हो जाएगा, पक्षी का हो जाएगा पंछी, और दश का हो जाएगा दस्ता, सरोते वाला सा इसमें आ जाएगा। और हमारा तद्भव शब्द होता क्या है, तद्भव शब्द हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। इन 2 शब्दों से मिलकर हमारा तद्भव बना है, जिसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न या विकसित, अर्थात वह शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।